हेलो एवरीवन बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग असेसमेंट पढ़ेंगे। असेसमेंट जो है वो है हमारा यूनिट 4। तो इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि असेसमेंट के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी इसके मतलब क्वेश्चन टाइप्स जो हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स है, उन सब टॉपिक्स को हम लोग आराम से पढ़ेंगे और उनको एग्जाम्पल के माध्यम से याद करने की और समझने की कोशिश करेंगे। तुम बिंदास आराम से पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ। अगर पेन कॉपी नहीं है बगल में तो ऐसे भी देखो, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक एक करके समझा दूंगा, ठीक है। तो देखो, हम इसको पहले तोड़ देते हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में। सबसे पहले इंपॉर्टेंस, फिर असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, फॉर लर्निंग क्या होता है और असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है। इससे तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ कॉमन असेसमेंट, फिर इंक्लूसिव इवैल्यूएशन। देखो, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत आसान टॉपिक है। इसको मतलब ऐसे पढ़ना चाहिए कि पहले हम जिसका वेटेज ज़्यादा है उसको पढ़ेंगे। जैसे ये 3 है, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसको पढ़ेंगे। फिर इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, फिर इंपॉर्टेंस नहीं, पहले ये 3, फिर ये वाला कॉमन असेसमेंट, फिर इंक्लूसिव इवैल्यूएशन, फिर इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो हम पहले देखते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बारे में। चलो देखते हैं। देखो, यहाँ पर लिखा है इस असेसमेंट कितने प्रकार के होते हैं। जनरली 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 3 प्रकार के दिए गए। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? जैसे असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग और असेसमेंट इन लर्निंग, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के असेसमेंट वो बोलता है कि लर्निंग के लिए असेसमेंट का जो रिलेशन है, जो संबंध है असेसमेंट का लर्निंग के लिए, वो ये 4 प्रकार के हो सकते हैं। इधर असेसमेंट फॉर लर्निंग हो सकता है, या फिर असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो सकता है, असेसमेंट एज लर्निंग हो सकता है, या असेसमेंट इन लर्निंग। समझ रहा हूँ थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा समझने के लिए, लेकिन देखो, ऐसे अगर देखोगे तो डिफ़िकल्ट लगेगा। अगर हमको इसका मतलब डिटेल में जाकर देखेंगे, 1-2 एग्जांपल देखेंगे, तो फिर बहुत आसान है ये चीज़। देखो, पहले असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ऑफ लर्निंग क्या है मैं बता रहा हूँ। देखो, असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये है कि जैसे तुम्हारा बोर्ड का पेपर अभी रिसेंटली तुम लोग देकर आए हैं, तो ये होगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ऑफ लर्निंग यानी समेटिव असेसमेंट। फिर से याद करो, समेटिव असेसमेंट, जिसके थ्रू जज किया जाएगा। तो घर वाले, परिवार वाले, जो तुम्हारे स्कूल के, वो सब जज करेंगे कि बच्चा कैसे पढ़ाई किया। मतलब फाइनल जो चीज़ है एकदम एंड में होगा, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है इंप्रूवमेंट का, ठीक है। एट द एंड ऑफ द सेम या फिर एंड ऑफ द टर्म, जजमेंट इन नेचर, जजमेंटल इन नेचर। इसके थ्रू बच्चे का जो पूरा जो साल है ना, या फिर जो पूरा ईयर है, या फिर जो उसका सेम है, उसको जज किया जाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये होता है कि ये फाइनल एग्जाम होता है। समेटिव असेसमेंट बोला जाता है इसे। जजमेंटल इन नेचर होता है। एकदम लास्ट में जो होता है वो होता है समेटिव, ठीक है। तो ये जो लास्ट में होगा ना पूरा एकदम, इसे बोला जाएगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। मतलब लर्निंग का एकदम लास्ट में जो लर्निंग तुमने किया, पूरा लास्ट में जो असेसमेंट लिया जाएगा उसे बोला जाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। इसे बोला जाता है समेटिव असेसमेंट। ये जजमेंटल इन नेचर होता है। फाइनल एट द एंड ऑफ द जो सेशन होता है या टर्म होता है, उसके बाद एग्ज़ाम होता है। और ये जनरली बोर्ड एग्ज़ाम हो गए है ना, जो सेमेस्टर देते बच्चे, उनका भी एग्ज़ाम असेसमेंट ऑफ लर्निंग में आएगा। नेक्स्ट, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है। देखो, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट इन लर्निंग, इन दोनों को एक ही माना जाता है। फिर भी मैं इसको सेपरेट करके पढ़ाऊंगा, लेकिन तुम असेसमेंट फॉर लर्निंग को ऐसे ही मानो, ठीक है। जैसे कि ये है कि तुम बच्चों को पढ़ा रहे हो क्लास में, तो तुमने कोई एक्टिविटी किया, या फिर तुम बच्चों को ट्रिप पे लेकर गए, है ना। और ट्रिप से आने के बाद बच्चा कोई ट्रिप पे गया, वहाँ से आने के बाद उसको स्टडी ट्रिप हो सकता है, स्टडी टूर हो सकता है। वो बच्चे को तुम लेकर जा रहे हो, वहाँ पर बच्चे जा रहे हो, वहाँ से कुछ सीख के आ रहे हैं, कुछ गलतियाँ भी कर रहे हैं ना। बहुत सारी एक्टिविटी तुम कर रहे हो, बच्चा उधर गलतियाँ कर रहा है, या फिर वो गलतियों से बहुत सारी चीज़ें सीखने की भी कोशिश कर रहा है। ये सब जो लर्निंग हो रहा है ना बच्चे का, इसे बोला जाएगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये तुम्हारे पढ़ाने के दौरान हो रहा है, उसके बाद ये इंप्रूवमेंट करने का मौका है। तुम एक्टिविटी करो या ट्रिप स्टडी टूर पर लेकर जाओ, बच्चा वहाँ से जो सीख कर आएगा, फिर गलती भी करेगा, उसके बाद सीखने का मौका है। लेकिन जो इससे पहले हमने पढ़ा असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो था ना, उसके पास, बच्चे के पास मौका नहीं था और एक बार जाके वो सीख ले कुछ चीज़। ये फाइनल है जो होगा एकदम तगड़ा वाला, इधर ही लास्ट में हो गया ख़त्म। अब ये जो है बच्चों, ये क्या है कि यहाँ पर सीखने का मौका मिलेगा बच्चे को क्लास में। जैसे इसका कुछ एग्ज़ाम रिलेटेड अगर हम पढ़े तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। जैसे ऊपर वाला था समेटिव असेसमेंट, ये है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। जैसे तुम्हारा प्री बोर्ड एग्ज़ाम होता है, बोर्ड से पहले वो प्री बोर्ड वगैरह हो गया, क्लास टेस्ट वगैरह हो गया, जितना भी तुम एग्ज़ाम देते हो ना, क्लास के दौरान एग्ज़ाम देते हो, या एक्टिविटी होता है क्लास में, टर्म के पेपर होते हैं, तो ये ड्यूरिंग टीचिंग होता है। ड्यूरिंग टीचिंग अगर आ गया तो फिर होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। और अगर एट द एंड ऑफ द टीचिंग आ गया, एंड ऑफ द लर्निंग हो गया, टीचिंग लर्निंग, तो होगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। बच्चों ध्यान से इसको सुनो। तुम एक कॉपी अगर लेकर बैठे हो ना, इसको दिमाग में बिठाओ लिख के कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है वो लास्ट में होगा, और असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होगा वो टीचिंग लर्निंग के टाइम पे होगा, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग। और जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है वो एकदम एंड में होता है, ठीक है। और इसमें ये है कि फीडबैक वगैरह मिलता है, तो उसके दौरान तुम चेंज
चेंज कर सकते हो। बच्चों को तुम क्वेश्चन पूछिए, बच्चे कुछ क्वेश्चन का आंसर दिए, तो वहाँ से तुमको पता चला हाँ बच्चों का ये दिक्कत हो रहा है, तो मैं इसको ये जो फीडबैक तुमको मिला ना, खुद ब खुद फीडबैक जो तुमको मिला उसको लेकर तुम कुछ चेंजेस कर सकते हो। एज ए टीचर तुम खुद चेंज कर सकते हो अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है, या फिर असेसमेंट का जो पूरा प्रोसेस है उसमें। तो ऑब्जर्व करोगे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हो इसके बाद, लेकिन इसके बाद और इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता क्योंकि ये लास्ट है पूरा। और ये है कि इसके बाद इम्प्रूवमेंट हो सकता है। इसमें डाटा कलेक्शन किया जाता है कि बच्चे का वीक एरिया कौन सा है, कौन से बच्चों को मतलब समझ आने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, उनको तुम रेमेडियल क्लासेस भी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसा कुछ। फिर असेसमेंट एज लर्निंग में 3 ही पॉइंट याद रखना है। रिफ्लेक्शन यानी मैं खुद को आईने में देखूंगा, और रिफ्लेक्शन यानी जब मैंने मॉक टेस्ट दिया, तुम लोग मॉक टेस्ट देते हो एनसीटी का, अभी मॉक टेस्ट दे दिए। अब जैसे कोई भी बच्चा मॉक टेस्ट दे देता है, उसके बाद उसके पास ऑप्शन होता है कि वो क्या करेगा, वो खुद के मॉक टेस्ट को एनालिसिस करेगा। वो जो एनालिसिस करता है, देखता है कौन सा क्वेश्चन का आंसर उसने गलत किया है, पूरा वो खुद असेसमेंट करता है ना, तो सेल्फ असेसमेंट आ गया। तो रिफ्लेक्शन होगा या फिर सेल्फ असेसमेंट हो गया, ये वाला पॉइंट सेल्फ असेसमेंट है ना। तो उसके बाद या फिर पीयर असेसमेंट क्या होता है मैं तो समझाऊंगा। सेल्फ असेसमेंट या फिर जो रिफ्लेक्शन अगर टर्म तुमको देखने को मिल रहा है, ये सेल्फ असेसमेंट और रिफ्लेक्शन, ये सभी टर्म किस में आएगा, असेसमेंट एज लर्निंग, जहाँ पर बच्चा खुद इन्वॉल्व होता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है पीयर असेसमेंट क्या होता है, जैसे तुम लोगों जो टीचर कभी कभी ऐसे भी करते हैं क्लास में कि बोले कि उन्होंने 15 क्विज करवा दिया, ठीक है। अब 15 क्विज के बाद बोले कि जो तुम्हारे पीयर है ना, मतलब जो तुम्हारे दोस्त लोग हैं, वो लोग आपस में कॉपी एक्सचेंज करके तुम्हारे कॉपी तो वो लोग चेक किए, फिर बोले तूने ये गलती किया, फिर तुमने बताया हाँ तूने भी ये गलतियाँ किया, तो वहाँ से गलती एनालिसिस हो गया, क्या तुमने सही किया, क्या तुमने गलत किया। अगर तुम्हारे पीयर एनालिसिस कर रहे हैं, तुम खुद एनालिसिस कर रहे हो, मेनली इस केस में ये होता है, अगर बच्चा खुद एनालिसिस कर रहा है या फिर उसके दोस्त लोग मिल के एनालिसिस कर रहा है, पीयर असेसमेंट कर रहे हैं, तो इसे बोला जाता है असेसमेंट एज लर्निंग। बहुत सिंपल है, मैं फिर से बता रहा हूँ। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है जहाँ पर एकदम तुम्हारा सेशन एंड हुआ, फिर जजमेंटल नेचर में एक तुमको बोला जाएगा तुम्हारा ग्रेड आया ये, ठीक है, जो भी आया A+ आया, जो भी A आया, तो वो होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, जहाँ पर जो टीचर होते हैं ना, वो टीचर क्या करते हैं कि मतलब जो क्लास के दौरान एक्टिविटी कर दिए या फिर कोई ट्रिप पर लेकर गए या फिर क्लास टेस्ट करवा दिए, तो वहाँ से बच्चों के जो वीक एरिया जो पता चलता है, फिर इंप्रूवमेंट के चांसेस वहाँ से बनते हैं कि हाँ यहाँ पर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। डाटा कलेक्शन होता है बच्चों का, फिर उस डाटा के हिसाब से बच्चों का जो टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या फिर जो बच्चे का थोड़ा मतलब ऐसा देखते हैं ना कि कौन सा बच्चे को दिक्कत हो रहा है पढ़ने में थोड़ा सा, तो उनके लिए रेमेडियल नहीं, सेपरेटली उनके लिए ही पर्टिकुलरली कुछ क्लासेस वगैरह करवा के उनका इंप्रूवमेंट करवा सकते हैं, जैसे ये सोचने के लिए मिलता है चांसेस। और असेसमेंट एज लर्निंग में क्या होता है बच्चों, इसमें ये होता है कि सेल्फ असेसमेंट होगा, खुद में मॉक टेस्ट एनालिसिस करूँगा या दोस्तों के साथ मिलकर कुछ क्विज वगैरह देके फिर उसको मतलब मिल के पूरा एनालिसिस करेंगे, पीयर असेसमेंट करेंगे ग्रुप के साथ, तो इसे बोला जाता है असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। तो देखो मॉक टेस्ट दिया तुमने, सेल्फ असेसमेंट किया, कौन से क्वेश्चन गलत हुए, कौन से क्वेश्चन सही हुए, फिर उसको रिवाइज करना, ये सब होता है किसमें होता है, असेसमेंट एज लर्निंग में होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर जो मिलेगा ना, एक्टिविटी वगैरह करवाना या फिर इंप्रूवमेंट के चांसेस होता है, वो होगा सेकंड वाले में, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग में। और उसी में ये भी चला आता है असेसमेंट इन लर्निंग जो होता है, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंतर्गत ही आता है। लेकिन अगर सेपरेटली पूछ देता है तो फिर ये सब चीज़ें जनरली इसको डिस्टिंग्विश ज़्यादा नहीं करते, मतलब सीटेट का सिलेबस हो गया या फिर एनसीटी का सिलेबस हो गया, ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लो, अगर इससे क्वेश्चन आया और ऑप्शन में तुमको असेसमेंट इन लर्निंग देखने को नहीं मिला तो असेसमेंट फॉर लर्निंग में टिक करना, ठीक है। चलो, ये होता है, ये लर्निंग प्रोसेस में इंटीग्रेट किया जाता है। जैसे तुम्हारा चैप्टर को एक एंड हो गया, तुम चैप्टर पढ़ रहे थे, तुम्हारा चैप्टर ख़त्म हुआ, अब जो टीचर है वो कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं टेक्स्ट बुक के, जो लास्ट में होता है ना, एनसीटी किताब के लास्ट में होता है, या फिर तुम कोई भी किताब फॉलो कर रहे हो स्टेट बुक के किताब, उसके लास्ट में कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं। वो क्वेश्चन अगर तुम सॉल्व करने के लिए तुमको टीचर बोल रही है तो हो गया असेसमेंट इन लर्निंग में चला जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन जो होते हैं वो करने के लिए दे रहे हैं, फिर वहाँ से चेक कर रहे हैं, तो असेसमेंट इन लर्निंग में आएगा। क्योंकि ये गलत भी होगा तो फिर से उसको सुधारने का मौका मिलेगा ना, तो इन लर्निंग भी बोला जा सकता है या फिर इसको फॉर लर्निंग भी बोला जा सकता है। लेकिन पर्टिकुलरली वो अगर बोले क्लास में कोई क्वेश्चन करवाना, इसे बोला जाएगा असेसमेंट इन लर्निंग। अगर वो बोले कि एक्टिविटी करना, कोई प्री बोर्ड का टेस्ट या फिर क्लास टेस्ट करवाना या फिर कोई ट्रिप पे लेकर जाना, ये वाले होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। फिर से बोलो बेटा, असेसमेंट फॉर लर्निंग। अगर असेसमेंट इन लर्निंग पूछे तो क्लास के क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक के किताब के क्वेश्चन पढ़ते टाइम अगर करवा रही है टीचर तो उसे बोला जाएगा असेसमेंट इन लर्निंग, ठीक है। तो हमारा मेजर वाला जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है बच्चों को, और मैंने ये तुमको बहुत सरल भाषा में समझा दिया, ठीक है। कोई भी इसके रिलेटेड तुमको डाउट हो तो तुम आराम से कमेंट कर लो, मैं तुमको बता दूंगा, है ना। और टेलीग्राम ग्रुप पे भी अगर मैसेज करोगे तो वहाँ डिटेल में बता दूंगा एकदम, है ना। ठीक है, चलो फिर।
तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले मैं तुमको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। देखो, मेजरमेंट, फिर असेसमेंट, फिर इवैल्यूएशन, ये क्या होता है इसको समझने से पहले ये देखो, तुमको पता चलेगा। पहले आता है टेस्टिंग, है ना। सबसे पहले क्या आता है? टेस्टिंग। फिर आता है मेजरमेंट, फिर आता है असेसमेंट, फिर आता है इवैल्यूएशन। मैं सबसे पहले इसको ऑफ कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या आता है? टेस्टिंग, फिर आता है मेजरमेंट, फिर आता है असेसमेंट, फिर आता है इवैल्यूएशन। टेस्टिंग क्या होता है? तुम क्लास में गए, तुमने टेस्ट मतलब कोई एक टेस्ट पेपर लेकर गए, बच्चों को देने के लिए बोले कि तुम टेस्ट दो, बच्चों ने टेस्ट दिया, फिर उसको लेकर आए, फिर उसमें तुमने मार्क भरा कि हाँ बच्चे ने आउट ऑफ 70 स्कोर किया है 50। तो ये होता है मेजरमेंट। टेस्टिंग क्या होता है? जाके क्लास में जो टेस्ट करवाना, बच्चों को क्वेश्चन पेपर देना, बच्चे क्वेश्चन पेपर करेंगे, उसे बोला जाएगा टेस्टिंग। फिर आपने जो मार्किंग दिया बच्चे को, जनरली वो मेजर किए जो मतलब 50 आउट ऑफ 70, ये होता है मेजरमेंट। असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट यानी कहाँ बच्चे ने गलती किया, कहाँ पर सुधार, कहाँ बच्चे ने गलती किया, कहाँ सुधार हो सकता है, ये होता है असेसमेंट। ठीक है, पूरा तरीके से अगर हम देखेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, बच्चे का वीक एरिया कौन सा है, मतलब बच्चे को किस चीज़ में दिक्कत होता है, ये पूरा होता है असेसमेंट के अंतर्गत आता है। और इवैल्यूएशन का क्या होता है? ये सब चीज़ों के बाद आता है। मतलब अगर हम बोलेंगे इवैल्यूएशन प्रोसेस इन सब चीज़ों को मिला के आता है, पूरा लास्ट में एकदम दिया जाएगा जजमेंट। इवैल्यूएशन कुछ नहीं होता, जजमेंट होता है, लेकिन ये जजमेंट देने के लिए ये तीनों ही करना जरूरी होता है। तो इवैल्यूएशन के अंडर ये तीनों चीज़ आती है। ठीक है, तो अब देखते हैं। देखो, पहले आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट होता है क्वांटिफाई परफॉर्मेंस इन नंबर के हिसाब से क्वांटिफाई करना परफॉर्मेंस को, क्वांटिटी के हिसाब से। फिर होता है वो क्या होता है? मेजर करना, कुछ भी नहीं, बस क्वांटिटी बताना है कि 70 आउट ऑफ 70 एक बच्चे ने स्कोर किया। तो इसका मेन मोटो है स्कोर और मार्क बताना, यानी कि क्वांटिटी बताना। और क्वांटिटी प्लस क्वालिटी कौन डील करता है? असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है? ये बस इन्फॉर्मेशन, ये बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन देता है कि बच्चे का कौन से एरिया में दिक्कत है, क्या दिक्कत है, यानी कि क्वालिटेटिव ये है। और क्वांटिटेटिव क्या है कि हाँ, स्कोर के बारे में बताता है, लेकिन ऐसा नहीं बताता। ये बताता है बच्चा जो हो मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर में इतना स्कोर कर पाता है, लेकिन उस पर्टिकुलर वीक चैप्टर में ये स्कोर नहीं कर पाता। तो क्वांटिटेटिव भी होता है ये। फिर इम्प्रूव होता है लर्निंग को। यहाँ से पता चलेगा ना बच्चे का वीक एरिया कौन सा है, तो हम उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं बच्चे के वीक एरिया को। ठीक है, फिर आता है लर्निंग का प्रोसेस। लर्निंग का प्रोसेस क्या है देखेंगे। लर्निंग का प्रोसेस ये है कि जैसे बच्चा पढ़ाई कर रहा है ना, लर्निंग का प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है, तो उसके दौरान आता है असेसमेंट, है ना। तो असेसमेंट क्या होता है? लर्निंग प्रोसेस के दौरान आता है। और एंड में क्या दिया जाता है? इवैल्यूएशन, यानी ग्रेड दिया जाता है। तो ये आता है लर्निंग प्रोसेस के एंड में, ये ड्यूरिंग द प्रोसेस आ जाता है ये सब चीज़ें। फिर ये है, इसमें आता है फीडबैक भी आएगा और क्विज भी होगा, टेस्ट पेपर होंगे, उसके बाद मेजरमेंट होगा, उसके बाद क्विजेस होंगे, कोई एग्ज़ाम होगा, तो इसमें फीडबैक मिलेगा। फीडबैक यानी बच्चे जो परफॉर्मेंस करेंगे वहाँ से तुमको फीडबैक मिलेगा कि हाँ बच्चे का ये एरिया स्ट्रॉन्ग है बहुत सारे बच्चों का, और ये मतलब बहुत सारे बच्चों का ये एरिया वीक है। तो कहीं ना कहीं फीडबैक मिलता है यहाँ से। तो मैं अगर बताऊँ सिंपली, पहले टेस्टिंग होगा, आप जाके टेस्ट करवा दिए। मेजरमेंट यानी आपको मार्क पता चल गया बच्चों का। फिर आपको अगर डिटेल में जानना है कि बच्चे का कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन से पोर्शन में उसको प्रॉब्लम हो रहा है, कौन से टाइप के क्वेश्चन वो नहीं कर पा रहा है, ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव, डिटेल में कौन से टाइप के बच्चे को दिक्कत हो रहा है। क्लास में बहुत सारे प्रकार के बच्चे होते हैं, कौन से टाइप के प्रकार के बच्चे को ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ये सब चीज़ें सॉल्व करने में, वो होता है असेसमेंट में। इवैल्यूएशन क्या है? लास्ट में ग्रेड देना कि हाँ बच्चे ने ये ग्रेड हासिल किया, ठीक है ना, A+ ग्रेड हासिल किया, जो भी यू पास विद A+ ग्रेड या फिर A ग्रेड, है ना। टू मेक डिसीजन, इसमें डिसीजन मेक किया जाता है। ये जजमेंटल नेचर का होता है। जजमेंट दिया जाता है कि बच्चे का इतना आया, A+ आया, यानी बच्चे ने अच्छा पढ़ाई किया था, ऐसा डायरेक्ट बोल दिया ना, लर्निंग आउटकम। लेकिन ये जजमेंट देने के लिए उसको पूरा प्रोसेस के थ्रू आना पड़ेगा, टेस्टिंग, मेजरमेंट, असेसमेंट, उसके बाद आता है इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन इन तीनों के तहत ही बनता है, ठीक है। लेकिन ये लास्ट में बस डिसीजन दे के छोड़ देता है कि हाँ बच्चे ने अच्छा पढ़ाई किया था, जो भी है ना। फिर वही बात है, टेस्टिंग, मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन बहुत बड़ा है, उसके अंतर्गत ये तीनों आता है। लेकिन इवैल्यूएशन में मेन जो टॉपिक है वो है, मेन जो चीज़ है वो है डिसीजन लास्ट में देना या फिर जजमेंट देना लास्ट में, ठीक है। तो अब देखते हैं ये पूरा चीज़। अब वो वाला टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। अब हम करेंगे इंक्लूसिव इवैल्यूएशन के बारे में, ठीक है, इंक्लूसिव इवैल्यूएशन। लेकिन उससे पहले एक बार चलो उसको PDF में से भी देख लेते हैं क्या दिया गया है टाइप्स ऑफ असेसमेंट में, और क्या चीज़ दिया गया है। देखो, फॉर्मेटिव असेसमेंट और असेसमेंट के टाइप्स भी है ना। पहले असेसमेंट के टाइप्स भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तुमको समझा दिया क्या डिफरेंस होता है टेस्टिंग, मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन में। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ असेसमेंट, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस है। पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है?
देखा जाएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट है कंडक्टिंग ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, जब बच्चा सीखता है लर्निंग प्रोसेस के दौरान आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। मैंने बोला था ना, बच्चा जब सीखता है ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि तुम्हारा जो क्लास टेस्ट वगैरह होता था वो सब आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में। इसका पर्पज़ होता है लर्निंग को इंप्रूव करना, बच्चा फिर इंप्रूव कर सकता है, क्योंकि यहाँ से तुमको फीडबैक पता चलता है बच्चे का ये वाला चैप्टर वीक है तो मैं इसको फिर से रिवाइज करवा दूंगा बच्चे को, और इंप्रूवमेंट के चांसेस यहाँ पर बनता है। मैंने बता दिया था ये वाला जो लर्निंग फॉर इवोल्यूशन में। फिर एग्जांपल है जैसे क्लास टेस्ट हो गया, क्विज हो गया, असाइनमेंट दिया गया, क्वेश्चन ओरल क्वेश्चन हो गए, ये सब आता है किसमें, फॉर्मेटिव असेसमेंट में। फिर आता है समेटिव असेसमेंट जो कि लास्ट में होगा पूरा एकदम, इसके बाद कोई इंप्रूवमेंट का चांस ही नहीं है, मतलब ये लास्ट में होगा। इसका पर्पज़ क्या है, इवैल्यूएट ओवरऑल परफॉर्मेंस, मार्क या फिर जो ग्रेड गेन किया बच्चे ने, फाइनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, टर्म्स टेस्ट, यही है। फाइनल एग्जाम करना, बोर्ड का एग्जाम हो गया तुम्हारा, टर्म एंड अभी तुमने जो बोर्ड का एग्जाम दिया ये था समेटिव असेसमेंट, उससे पहले जो क्लास टेस्ट दे रहे थे वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये होता है समेटिव असेसमेंट। ठीक है, कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द लर्निंग, आराम से पढ़ोगे समझ आ रहा है सब कुछ पूरा एकदम। लास्ट में जो होगा समेटिव, ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस जो होगा वो होता है फॉर्मेटिव, ये होता है समेटिव। ठीक है, इसमें क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है, उसके साथ सर्टिफिकेट एक मिलता है। डायग्नोस्टिक क्या होता है, डायग्नोस्टिक क्या होता है बच्चों, देखा जाएगा। डायग्नोस्टिक से पहले मैं तुमको प्लेसमेंट समझा देता हूँ। देखो प्लेसमेंट क्या होता है, प्लेसमेंट असेसमेंट। प्लेसमेंट क्या है, प्लेसमेंट होता है कंडक्टेड बिफोर स्टार्टिंग ए कोर्स। अगर बच्चों को हम पढ़ाएंगे, जैसे कि आईटीआई का कोर्स शुरुआत करेंगे तो उससे पहले हम एक टेस्ट करेंगे जिसे बोला जाता है एनसीटी, एक टेस्ट है। तो उस टेस्ट के थ्रू हमको क्या चेक करना है, बच्चे का लेवल क्या है। अगर बच्चे का लेवल है तो उसको फिर हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि लेवल भी तो होना चाहिए ना, बच्चे को बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, तभी वो आईटीआई में आके इसको हैंडल कर पाएगा, इसके जो इतना सिलेबस है ना। तो उसके लिए प्लेसमेंट असेसमेंट होता है। ये प्लेसमेंट असेसमेंट जॉब में भी होता है, लेकिन मेनली प्लेसमेंट असेसमेंट को क्या माना जाता है कि एक ये लेवल टेस्ट करता है। क्या करता है, लेवल चेक करता है, एबिलिटी चेक करता है। बच्चे का एबिलिटी या लेवल चेक करने को बोला जाता है प्लेसमेंट असेसमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद हेल्प इन ग्रुपिंग और लेवल बेस्ड टीचिंग। तो वही बात है कि ये बच्चों को एक लेवल में पूरा एकदम बांट देता है। जैसे एनसीटी का तुमने एग्जाम दिया, उसने बांट दिया कि ये बच्चे अच्छे हैं तो इनका सिलेक्शन हो गया। अच्छे इन द सेंस क्या, पर्टिकुलर कोर्स के लिए अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि लाइफ के हर एक फील्ड में अच्छे होंगे, ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन इस कोर्स के लिए अच्छे, तो इसे बोला जाएगा प्लेसमेंट असेसमेंट। ठीक है, फोकस स्टार्टिंग लेवल। स्टार्टिंग लेवल में इसी मतलब ये जो होता है ना, कोई भी एक लेवल सेट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए ये इसका मेन फोकस होता है। जैसे प्लेसमेंट जो असेसमेंट है बच्चों का एंट्री करवाता है पर्टिकुलर लेवल में, है ना। तुमको पता चलेगा हाँ बच्चे का एबिलिटी है कि ये इस कोर्स को परस्यू कर सकता है। उसके बाद क्या होगा, जैसे तुमको पता चल गया बच्चों का एडमिशन हो गया, फिर आते हैं जो प्रोफेसर तुम्हारे, या फिर अगर हम कॉलेज के लिए बात करें, एनसीटी के पर्सपेक्टिव से बात करें, मैं तुमको आराम से बता रहा हूँ, सुनो। तुमने क्या किया, एनसीटी का एग्जाम दिया, तुम्हारा सिलेक्शन हुआ तो तुम्हारा एबिलिटी चेक हुआ, तुम्हारा लेवल एक पता चल गया, तो ये होता है प्लेसमेंट असेसमेंट। उसके बाद तुम क्लास में गए, टीचर तुमको पहले, चलो तुम्हारा मैथमेटिक्स मेजर है पकड़ो, है ना, मैथमेटिक्स या फिर कोई भी एक मेजर पकड़ लो, जैसे जियोग्राफी है या मैथमेटिक्स है, तो तुमको एक बेसिक क्वेश्चन पूछे, तुमने आंसर बता दिया। फिर थोड़ा से और डीप में गए और एक क्वेश्चन पूछे, तुमने वो नहीं बता पाया, तुम तो बहुत सारे बच्चे नहीं बोल पाए उसका आंसर। ऐसे ही करके उनको वो कोशिश करेंगे कि बच्चे का लेवल क्या है ना, लेवल क्या है और बच्चे का वीक पॉइंट क्या है, तो वहाँ से वो डायग्नोस्टिक टीचिंग भी कर सकते हैं। लेकिन मेनली क्या होता है पता है, प्लेसमेंट वाला जो असेसमेंट होता है, अगर मैं अच्छे से बताऊँ, तुम प्लेसमेंट वाले असेसमेंट में लेवल चेक किया जाता है, एबिलिटी चेक किया जाता है। और डायग्नोस्टिक वाले में क्या, जो टीचर होता है तुम्हारा वीक एरिया देखता है। ये पढ़ाने के मेनली क्या होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट में, ये आफ्टर, बिफोर या फिर ड्यूरिंग टीचिंग भी हो सकता है, और कभी कभी डायग्नोस्टिक असेसमेंट आफ्टर टीचिंग भी हो सकता है ना। तो मेनली ये बिफोर और ड्यूरिंग द टीचिंग ही होता है जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है। इसमें क्या होता है, वीक एरिया वाला जो अगर तुमको ऑप्शन देखने को मिलेगा तो वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट में आएगा। सिंपली बता रहा हूँ, तुम्हारा एडमिशन हो गया, तुम इधर आए, टीचर को पता चला ये तुम्हारा वीक एरिया है, तो वो जो पता करके फिर उसको ठीक करने के लिए रेमेडियल जो टीचिंग करेंगे, रेमेडियल असेसमेंट करेंगे, तो उससे बोला जाएगा पूरा क्या, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो रेमेडियल असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट बहुत कनेक्टेड है। रेमेडियल असेसमेंट क्या है, तुम डायग्नोस्टिक असेसमेंट के थ्रू पहले टीचर जानने की कोशिश करेंगे तुम्हारा वीक एरिया कौन सा है, फिर उसको क्या करेंगे, सुधार करने के लिए रेमेडियल असेसमेंट करेंगे। ठीक है, तो तुम्हारा लेवल चेक करके तुमको एडमिशन वगैरह करवाना मैक्सिमम जो रहता है, या फिर तुम्हारा एलिजिबिलिटी, तुम्हारा एबिलिटी चेक करना, ये रहता है किसका, प्लेसमेंट असेसमेंट का। फिर तुमने एडमिशन ले लिया, टीचर आके तुम्हारा वीक एरिया चेक कर रहे हैं, फिर उसके हिसाब से तुमको रेमेडियल असेसमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बोला जाएगा डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ये ड्यूरिंग भी हो सकता है, बिफोर भी हो सकता है। ठीक है, पहले ही आके टीचर जानने की कोशिश कर सकते हैं तुम्हारा वीक एरिया, या फिर पढ़ाने के बाद भी जानने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाने के बाद भी बहुत सारे बच्चों को वीक एरिया रह जाते हैं ना। तो उसके बाद अगर पढ़ाने के बाद भी मतलब ऐसा प्रॉब्लम होता है बच्चों को, तो उसके बाद आता है रेमेडियल असेसमेंट। रेमेडियल टीचिंग होगा, फिर रेमेडियल असेसमेंट। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट बता दिया, जो कि क्या होता है, ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस होता है,
और समेटिव असेसमेंट क्या होता है, ये एट द एंड होता है, फाइनल एग्जाम वगैरह, रिजल्ट और सर्टिफिकेशन। ये बहुत आसान चीज़ें हैं, इसके ऊपर जब क्वेश्चन करेंगे तब मज़ा आता है ये सब करने में। और एक आता है इप्सेटिव टाइप का, इसको इप्सेटिव असेसमेंट। इप्सेटिव असेसमेंट क्या है, यू वर्सेस योर फर्स्ट परफॉर्मेंस। इप्सेटिव आराम से सुनो, एकदम बिंदास हो गए। इप्सेटिव यानी तुमने 9th क्लास में कितना स्कोर किया वर्सेस तुमने 8th क्लास में कितना स्कोर किया था, इसका कंपैरिजन अगर करोगे, फिर असेसमेंट दोगे कि तुम्हारा इंप्रूवमेंट हुआ या फिर जो भी हुआ, तुमने एक मतलब जजमेंट किया ना कि हाँ मेरा इंप्रूवमेंट हुआ, तो जजमेंट तो आ जाएगा इवोल्यूशन में। वैसे इवोल्यूशन के अंदर भी असेसमेंट आता है, लेकिन हाँ तुमने सोचा कि तुम्हारा इंप्रूवमेंट हुआ है, तो इसे क्या बोला जाएगा, यू वर्सेस योर फर्स्ट परफॉर्मेंस को बोला जाएगा इप्सेटिव असेसमेंट। ठीक है, यू वर्सेस योर फर्स्ट, यू वर्सेस योर फर्स्ट, ये इप्सेटिव। और प्लेसमेंट क्या है, तुम्हारा लेवल चेक करेगा, तुम्हारा एबिलिटी चेक करेगा, तुम उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एडमिशन के लिए मतलब लेवल तुम्हारा है या फिर नहीं, ये चेक करने के लिए क्या है आता है प्लेसमेंट असेसमेंट। फिर उसके बाद तुम क्लास में गए, टीचर आके तुम्हारा कौन सा वीक एरिया है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, फिर इसे बोला जाएगा डायग्नोस्टिक असेसमेंट। उसे जानने के बाद टीचर अगर उन टीचर को पता चला कि टीचर कोशिश करेंगे, फिर थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे अपने टीचिंग मेथड में, उसके बाद भी अगर कोई इंप्रूवमेंट ना हो तो रेमेडियल असेसमेंट, रेमेडियल टीचिंग होगा, फिर रेमेडियल असेसमेंट होगा। ठीक है, रेमेडियल असेसमेंट कुछ नहीं है, कुछ वीक बच्चों या फिर जिन पर्टिकुलर बच्चों को समझने में दिक्कत हो रहा है उनके लिए सेपरेटली टीचिंग और उसके बाद उसका असेसमेंट करने को बोला जाता है रेमेडियल टीचिंग एंड असेसमेंट। ठीक है, मेनली क्वेश्चन आएगा क्या, समेटिव फॉर्मेटिव से भी आ सकता है। समेटिव यानी लास्ट में होगा, पूरा एकदम बोर्ड एग्जाम जैसे हो गया, सेमिस्टर का एग्जाम हो गया, पूरा लास्ट में आएगा जो, और कोई टर्म एग्जाम हो गया एकदम लास्ट में, खत्म हो गया टर्म तो टर्म का एग्जाम, और जिसके बाद कोई इंप्रूवमेंट का चांस ही नहीं है। और फॉर्मेटिव क्या है, इंप्रूवमेंट का चांस है, जैसे एक्टिविटी हो गया, इंटरनल का पेपर हो गया तुम्हारा, है ना, उसके बाद भी तुम इंप्रूव कर सकते हो अपना स्कोर। इंप्रूव अगर मतलब बोलते हैं ना कमबैक करना है, जैसे हमारा सीरीज का नाम है कमबैक सीरीज, तो अगर इंटरनल में नहीं हुआ तो उसके बाद कमबैक करेंगे। मॉक टेस्ट वगैरह तुम दे रहे हो, इसमें इंप्रूवमेंट का चांस है, तो ये आ जाएगा किसमें, फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ जाएगा आराम से। ठीक है, और जैसे मॉक टेस्ट को तुम डायग्नोस्टिक असेसमेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तुमने इसमें एग्ज़ाम दिया तो फिर तुमको पता चला कि तुम्हारा आउट ऑफ 100 जो कोई एक डोमेन के सब्जेक्ट में 70 आ गया, तो 30 जो मार्क नहीं है उसका रीज़न क्या है, उसे ढूंढो, अच्छे से ढूंढो। अगर तुम खुद भी कर रहे हो तो भी चलेगा, ये टीचर भी करता है जनरली। तुम्हारा 30 मार्क क्यों नहीं आया, कौन सी जगह पर तुम्हारा प्रॉब्लम हो रहा है, ये टीचर अगर ढूंढ रहा है कि बच्चे का ये 30 मार्क कहाँ गया, 70 मार्क तो आ गया, डायग्नोस्टिक टेस्ट करके उनको पता चला कि ये 30 मार्क नहीं आए, तो क्यों नहीं आया, कौन सा रीज़न, कौन से टॉपिक में दिक्कत हो रहा है, वो वीक एरिया को अच्छे से उनको पढ़ाना है, तो उसे बोला जाएगा डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ठीक है, उनको अच्छे से कोई मतलब एक सीट वगैरह दे के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट करवा के उस पर्टिकुलर टॉपिक के अगर बच्चे को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसे बोला जाएगा डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ठीक है, जैसे तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो ना अभी, उसके बाद खुद एनालिसिस करते हो, या फिर टीचर अगर ये चीज़ करे, मतलब वो देखे कि बच्चे का ये वाला एरिया वीक है ना, तो उसके ऊपर उसको और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाओ और डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाओ, इसे बोला जाएगा डायग्नोस्टिक असेसमेंट। फाइंड आउट द लर्निंग गैप। तो ये सब तो देख लिए थे, अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या, वो PDF देख लेते हैं एक बार, देखो इंपॉर्टेंस भी कवर हो जाएगा इधर। तो व्हाट इज असेसमेंट, असेसमेंट का डेफिनेशन देखो, सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, इंटरप्रेटिंग एंड यूजिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट लर्निंग टू मेक एजुकेशनल डिसीजन। डिसीजन देने से पहले उसको गैदर करना, जो उसका पूरा प्रोसेस है, फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इंटरप्रेट करना, यूज करना उसकी इन्फॉर्मेशन, जैसे तुम्हारा टेस्टिंग करना सबसे पहले आता है, फिर क्या होता है मेजरमेंट करना, फिर आता है क्या है असेसमेंट करना। जो असेसमेंट है इसमें यही 3 मेनली आ जाता है, खुद असेसमेंट करना, और इवैल्यूएशन में क्या आ जाएगा, फाइनल में एक डिसीजन दे देना। ठीक है, फिर सिंपल डेफिनेशन अगर बोले, मेजरिंग व्हाट स्टूडेंट नो, अंडरस्टैंड एंड कैन डू एंड यूजिंग दैट इनटू द, जनरली इसको छोड़ो, तुम याद रखो असेसमेंट जो होता है इसमें क्या होता है, पहले हम गैदर करेंगे इन्फॉर्मेशन, फिर उसी के आधार पर हम डिसीजन कुछ लेंगे। ठीक है, जैसे बच्चों को कोई वीक एरिया पता चला तो फिर उसको कैसे सुधार करना है। वाई असेसमेंट इंपॉर्टेंट, फीडबैक, सबसे पहले बच्चों का फीडबैक मिलेगा कि बच्चे का ये वाला जो टॉपिक है स्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं, बच्चों का भी फीडबैक पता चलना चाहिए। फिर हेल्प टीचर प्लान एंड मॉडिफाई, बच्चों को जो मतलब देखो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगा, बच्चों को और उनके पेरेंट्स को जो बताना पड़ता है ना, फीडबैक देना पड़ता है कि बच्चे का ये वाला सब्जेक्ट अभी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वीक हो रहा है, ये पर्टिकुलर ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, ये वाला वीक है, ये फीडबैक देने के लिए असेसमेंट ज़रूरी है। फिर हेल्प टीचर प्लान करेगा, टीचर अपने स्टडी जो मतलब जो लेसन प्लान है उसमें मॉडिफाई करेगा, थोड़ा सा आसान तरीका, मेथड ऑफ टीचिंग थोड़ा सा बदलेगा, है ना, डिपेंड करता है कि इसमें नहीं हो रहा है तो दूसरा कोशिश करेंगे, क्योंकि असेसमेंट के थ्रू हमको पता चला बच्चों को ये वाला टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो दूसरे टॉपिक मतलब उसी सेम टॉपिक को दूसरे तरीके से पढ़ाना पड़ेगा।
मेथड ऑफ टीचिंग चेंज करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई लर्निंग गैप, लर्निंग गैप कहाँ रह रहा है ये पता कर सकते हैं हम। फिर उसके बाद अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, मोर अकाउंटेबल हो जाएगा, मतलब उसको पता चलेगा बच्चे का कहाँ दिक्कत हो रहा है, तो टीचर मतलब अकाउंटेबल है या फिर नहीं इसके लिए, है ना। फिर या फिर टीचर है या फिर करिकुलम में दिक्कत है, कहीं तो दिक्कत होगा ना, या फिर बच्चों के जो मतलब उसको गाइडेंस प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा है ना, या फिर मेथड में दिक्कत है, अकाउंटेबल कोई तो एक होगा ना, तो वो प्रॉपर्ली अकाउंटेबिलिटी आ जाएगा। गाइड करिकुलम डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट, करिकुलम जो है तुम्हारा वो सही है फिर नहीं तो उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। प्रमोट स्टूडेंट मोटिव एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, इतना ज़्यादा मत सोचो, बस इतना ध्यान रखो कि असेसमेंट जो है उसमें मेनली फीडबैक पता चलता है, प्लान वगैरह टीचर मॉडिफाई कर सकते हैं, लर्निंग गैप कम हो जाता है, अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, करिकुलम में चेंजेस होना होता तो हो जाता है, और स्टूडेंट को मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा मेहनत करने का। फिर आता है टाइप्स ऑफ असेसमेंट, जो हम बात करें कि पहले तो ये देख लो जो डिफरेंस था ना, इवैल्यूएशन, असेसमेंट, टेस्टिंग और मेजरमेंट। टेस्टिंग यानी डायरेक्ट यूनिट टेस्ट, एमसीक्यू पेपर वगैरह प्रैक्टिस करवा दो, यानी कि वन फॉर्मल मेथड ऑफ असेसमेंट। फिर मेजरमेंट आता है जिसमें क्वांटिफाई करो कि बच्चे का उस क्विज या फिर टेस्ट में आया 75 आउट ऑफ 100। फिर उसके बाद आएगा असेसमेंट, असेसमेंट में थ्रू तुम बनाओ सीसीए कि चेक करो कि बच्चे का डिफरेंट सीसी क्या होता है, अभी रिसेंटली इसके नीचे ही आएगा जो हमारा इंक्लूसिव वाला आएगा ना असेसमेंट, उसमें सीसी मेंशन है। पोर्टफोलियो बनाओ कि बच्चे का ये वाले टॉपिक में ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, ऐसे बनाओ, पोर्टफोलियो बनाओ, सब बच्चों का थोड़ा बनाओ, या फिर मतलब पूरे क्लास का एवरेज करके बनाओ कि बच्चों का इस वाले टॉपिक ज़्यादा वीक है, बहुत सारे बच्चों का वीक है, तो इसको फिर से हम डिफरेंट टीचिंग मेथड से पढ़ाएंगे। तो पोर्टफोलियो और सीसी वगैरह असेसमेंट में आएगा। लेकिन ग्रेड देना जो जैसे हो गया ग्रेड है या फिर पास, ये सब आएगा इवैल्यूएशन में, ठीक है। तो देखते हैं फिर असेसमेंट क्या है। याद रखो, एक्शन यानी कि कलेक्ट करना डाटा, फिर उसको एनालिसिस करना, फिर उसको अप्लाई करना। 3 है, पहले तुम कलेक्ट करोगे डाटा यानी कि एक्शन लोगे, फिर उसके बाद उसको एनालिसिस करोगे, फिर अप्लाई करोगे बच्चे के ऊपर नए टीचिंग मेथड के साथ, उसे बोला जाएगा 3A सिस्टम। असेसमेंट क्या होता है? 3A। असेसमेंट भी ये है, उसको वो मिला हुआ है 3A के साथ। पहले एक्शन यानी कलेक्शन ऑफ डाटा, फिर आता है क्या, एनालिसिस करना, फिर उसके बाद उस डाटा को एनालिसिस करके उसको अप्लाई करना यानी कि इम्प्रूव करना। तो ये वाले सब चीज़ें देख सकते हो। ये डिफरेंट टीचिंग मेथड्स के थ्रू तुम असेसमेंट में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, जैसे क्वेश्चनिंग के थ्रू, असाइनमेंट के थ्रू, प्रोजेक्ट के थ्रू, पोर्टफोलियो के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, पीयर असाइनमेंट के थ्रू, जैसे असेसमेंट के थ्रू। ये सब तो बता दिया हूँ। अब बताओ पीयर असेसमेंट किस में आ रहा था? टीचिंग एज लर्निंग में, ठीक है, टीचिंग एज लर्निंग में। अब ये देखो NCERT NEP 2020 नोट, असेसमेंट शुड बी कंटिन्यूअस, कॉम्प्रिहेंसिव एंड लर्नर सेंटर। ये वाला पॉइंट याद करो। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 या फिर NCERT के हिसाब से जो टीचिंग असेसमेंट होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए, पूरे साल भर कुछ ना कुछ टेस्ट वगैरह होना चाहिए, जैसे फॉर्मेटिव टेस्ट वगैरह होता है। फिर कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव यानी क्या? कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है? यानी कि सब स्कॉलस्टिक या फिर को स्कॉलस्टिक जो होता है ना, जैसे सिर्फ बच्चे का पढ़ाई मतलब एकेडमिक से नहीं, नॉन एकेडमिक चीज़ें भी थोड़ा उसमें शामिल होना चाहिए जो असेसमेंट होगा। फिर उसके बाद लर्नर सेंटर यानी कि बच्चे के हिसाब से होना चाहिए, टीचर सेंटर से सिर्फ नहीं, बच्चे के मतलब स्टूडेंट सेंटर या लर्नर सेंटर भी होना चाहिए। टाइप्स ऑफ असेसमेंट हमने बात कर रखा था, जैसे फॉर्मेटिव आ रहा था, फिर समेटिव, फिर डायग्नोस्टिक, इप्सेटिव। ये वाला 2 चीज़ नया बता देता हूँ। इसमें बस ये याद रखो, नॉर्म रेफरेंस क्या होता है। नॉर्म रेफरेंस है बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करना, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले करते हैं कि अगर ये बच्चा स्कोर क्या है 520, ये हाईएस्ट है, उसके नीचे 480 तक गया है, तो हम 520 से 480 वाले बच्चों को ही लेंगे, बाकी बच्चों को नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें हमारा सभी जितने बच्चे हैं ना सब फेल हो जा रहे हैं। तो इसमें कंपैरिजन किया गया ना, बच्चे को बच्चे के साथ कंपेयर किया गया। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही है, कंपटीशन हुआ बच्चों में, इसे बोला जाएगा नॉर्म बेस्ड, ठीक है। यानी कि जिसमें क्या किया जाता है, कंपेयर स्टूडेंट टू पीयर, उसके दोस्तों के साथ कंपेयर किया जाता है, जो कि एग्ज़ाम वगैरह हो गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और क्राइटेरिया प्रेफरेंस क्या है, जैसे तुमने बोर्ड एग्जाम दिया, सेमेस्टर एग्जाम दिया, सभी बच्चों का अगर मतलब आ भी जाएगा ना फुल स्कोर 98, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर सबका मतलब माना जाएगा हाँ ये भी बढ़िया, ये भी बढ़िया, ये भी बढ़िया। लेकिन अगर जैसे नीट का पेपर हो गया, NCERT का एग्जाम हो गया, सभी बच्चों का 520 आ गया, तो फिर तो उसके बाद तो दिक्कत ही हो जाएगा ना, कि यानी कि मतलब सिलेक्शन के प्रोसेस में देखो सबका 520 आ गया, कुछ बच्चों का 519 आ गया। तो यहाँ पर देखो 519 भी अच्छा स्कोर है, लेकिन ये है कि 520 अगर बहुत बच्चों को आ जाएगा तो 519 वालों को उतना ज़्यादा मतलब ऐसा माना नहीं जाएगा कि हाँ तुमने बहुत अच्छा स्कोर किया। लेकिन अगर 95% से बहुत सारे बच्चों का ज़्यादा स्कोर, बच्चे का ज़्यादा स्कोर आता है, तो माना जाता है कि हाँ बढ़िया बच्चे ने स्कोर किया है। भले ही एक बच्चे का 100% भी है, लेकिन 95% माना जाता है कि हाँ बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग ही है। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीज़ होता है तो माना जाता है पेपर बहुत ईजी आएगा, इसलिए शायद उस बच्चे ने ले आया इतना स्कोर, क्योंकि उससे भी तो बहुत ज़्यादा लाया ना बाकी बच्चों ने स्कोर। तो कहीं ना कहीं अगर ग्रेड के साथ कंपेयर करोगे
या फिर कोई क्राइटेरिया के साथ कंपेयर करोगे। तो क्राइटेरिया रेफरेंस्ड होता है जो तुम्हारे बोर्ड का पेपर, 12th बोर्ड हो गया, 10th बोर्ड हो गया, या फिर तुम जैसे अभी सेम का एग्जाम दोगे वो होता है क्राइटेरिया बेस्ड, CGPA के साथ जो कंपैरिजन होता है बहुत सारे बच्चों का आ गया। लेकिन नॉर्म बेस्ड होता है बच्चे को बच्चे के साथ कंपेयर करना, बच्चे को बच्चे के साथ कंपेयर करने को बोला जाता है नॉर्म बेस्ड सिंपल। और बच्चे को अगर हम क्राइटेरिया के साथ कंपेयर करें या फिर कोई ग्रेड के साथ तो उसे बोला जाएगा क्या, पास फेल के साथ भी अगर बोला जाए तो उसे बोला जाएगा क्राइटेरिया रेफरेंस्ड। ठीक है, इसको बहुत याद ऐसे सुन लो। और इफसेटिव क्या होता है, बच्चे को उसके पास्ट के साथ, कोई बच्चा है उसके पास्ट के साथ उसे बोला जाएगा रेफरेंस बेस्ड। यानी कि इस साल अगर इतना अच्छा परफॉर्म किया तो उससे पहले साल कितना अच्छा परफॉर्म किया था, या फिर उससे पिछले साल ख़राब परफॉर्मेंस हुआ था, इस साल इंप्रूव हो गया, ये भी देखना पड़ता है, उसे इफसेटिव बोला जाएगा। डायग्नोस्टिक क्या है मैंने बता दिया था, वीक एरिया टीचर पहले आकर चेक करेंगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर काम करेंगे कि इसको इंप्रूव कैसे किया जा सकता है रिमेडियल असेसमेंट के थ्रू। फिर आता है समेटिव यानी लास्ट में, फॉर्मेटिव यानी ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पूरा। ठीक है, तो ये था पूरा। फिर इसको थोड़ा सा इग्नोर करो अभी फ़िलहाल के लिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो वैसे देखो ये मैंने बहुत डिटेल में दे दिया ये वाला PDF, इसलिए मैंने अपना नोट्स लेकर आया था ताकि तुमको पढ़ा सकूँ आराम से। डायग्नोस्टिक वाले में क्या है देखते हैं, बिफोर, उसके बाद मिसकंसेप्शन कहाँ रह रहा है, कहाँ डिफ़िकल्टी आ रहा है, डिफ़िकल्टी लर्निंग डिफ़िकल्टी अगर आ गया तो डायग्नोस्टिक में जाएगा। ठीक है, फिर आ गया पीयर टेस्ट वगैरह करवाना, ये नॉर्म वगैरह में बस ये याद रखना, थोड़ा सा देख लेना इसे भी। नॉर्म में क्या आ जाएगा, कंपेयर स्टूडेंट टू स्टूडेंट, जैसे ये नीट हो गया, JEE हो गया, NCET का पेपर हो गया, ये सब आएगा नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद असेसमेंट फॉर, ये सब तो हम देख चुके हैं। नेक्स्ट हम इंक्लूसिव देखेंगे, इंक्लूसिव का नोट्स है हमारे पास, उससे कर लेते हैं। ठीक है, वेट इंक्लूसिव इवैल्यूएशन, ये लास्ट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। असेसमेंट दैट इज़ फेयर, फ्लेक्सिबल, एक्सेसिबल, इसे बोला जाएगा इंक्लूसिव इवैल्यूएशन। देखो पहले देखो इवैल्यूएशन कैसा होना चाहिए। इंक्लूसिव इवैल्यूएशन है कि सब बच्चों को लेकर चलना पड़ेगा, इंक्लूसिव यानी सबको मिला के, कोई बच्चा डिजेबल है, कोई बच्चा पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो इंक्लूसिव इवैल्यूएशन किसे बोला जाता है, जो कि मतलब इंक्लूसिव इवैल्यूएशन में इवैल्यूएशन के अंतर्गत असेसमेंट आता है। तो असेसमेंट कैसा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल देकर तुमको समझाता हूँ। एक बच्चा है जिसको कि लिखने में दिक्कत होता है, उसका हैंड बहुत ज़्यादा सेक करता है, यानी वो लिखते टाइम उसका हैंड कॉन्स्टेंट नहीं रहता है ना, बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है, तो उसको दिक्कत होता है। उसको फिजिकली हैंडीकैप माना गया है, 40% उसका 40% से ज़्यादा उसका फिजिकल डिजेबिलिटी है। अब उस केस में तुम बोलोगे नहीं, तुमको भी 3 घंटे में पेपर देना है जैसे बाकी बच्चे दे रहे हैं, और नहीं दे पाएगा ना, ये कहाँ से फेयर है, फेयर नहीं है। उसके लिए हमको उसके हिसाब से उसको सिचुएशन देना पड़ेगा, उसको ज़्यादा टाइम भी देना पड़ सकता है एग्ज़ाम लिखने के लिए, तो इसे बोला जाता है इंक्लूसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, एक एग्जांपल देकर समझाया तुमको। तो जैसे इक्विटी और इक्वालिटी में डिफरेंस है। इक्वालिटी यानी क्वेश्चन पेपर सबके लिए सेम रखना है रखो, लेकिन इक्विटी होना चाहिए। इक्विटी यानी जिस बच्चे को दिक्कत है उसके लिए ज़्यादा थोड़ा सा टाइम दे दो। जैसे ऐसा आ गया कि इस बच्चे को डिसलेक्सिया स्टूडेंट है कोई, तो उसको एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए क्योंकि उसको समझने में दिक्कत है, तुमको पता है ना उसका डिफिकल्टीज़ है या डिजेबिलिटीज़ है। और विजुअली इम्पेयर जो है उसको ब्रेली पेपर दे दो ताकि वो खुद भी कर पाए ना पेपर। सबके लिए समान मत करो, सेम होना चाहिए लेकिन सेम से भी ऊपर आना चाहिए। इक्विटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि सबके लिए फेयर होना चाहिए। जो बच्चा पढ़ नहीं पाता, जैसे पढ़ने दिखने में दिक्कत है, उसको तुम एक्स्ट्रा टाइम दो। डिसलेक्सिया जो स्टूडेंट है, जो बच्चा देख ही नहीं सकता, उसके लिए ब्रेली पेपर भी तो होना चाहिए ना। तो फेयर होना चाहिए पेपर। इक्वालिटी यानी समान सबके लिए कर लो। डिसलेक्सिया वाले को भी छोड़ दो, विजुअली इम्पेयर वाले को भी छोड़ दो, सबके लिए समान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्विटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्विटी यानी सबके लिए हिसाब से फेयर जो मतलब इवैल्यूएशन या फिर असेसमेंट होना चाहिए। कोई किसी बच्चे को दिक्कत है तो उसको ज़्यादा टाइम दो, कोई विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसके लिए ब्रेली पेपर दो। पेपर से भले ही सेम रख दो लेकिन ऐसा तो होना ही चाहिए कि उसको टाइम किसी को ज़्यादा दो इसी क्या या फिर किसी बच्चे को जो विजुअली इम्पेयर्ड है उसको ब्रेली पेपर दे दो। ठीक है, तो फेयर चांस मिलना चाहिए, इसे बोला जाता है इक्विटी। और इक्वालिटी यानी सबके लिए समान होना चाहिए पेपर। हाँ, ऑब्वियसली बात है, पेपर समान रखो, लेकिन इक्वालिटी क्या होना चाहिए, ये इक्विटी क्या होना चाहिए कि एक्स्ट्रा टाइम दे दो, ब्रेली पेपर दे दो। यानी कि ट्रीटमेंट जो होना चाहिए, जो फेयर होना चाहिए पूरा चीज़ें। इक्विटी यानी कि फेयरनेस होना चाहिए असेसमेंट में। फिर फ्लेक्सिबिलिटी यानी स्टूडेंट कैन बी एक्सेस इन डिफरेंट वे। फ्लेक्सिबिलिटी यानी एक ही टाइप के नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बदलता हुआ चाहिए। कभी ओरल टेस्ट हो गया, कभी रिटिन टेस्ट हो गया, कभी प्रोजेक्ट के थ्रू होना चाहिए, असाइनमेंट के थ्रू होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी यानी डिफरेंट टाइप के असेसमेंट के मेथड्स होना चाहिए।
फिर एक्सेसिबिलिटी यानी सब एक्सेस कर सके, जैसे कोई फिजिकली दिक्कत है किसी को तो भी वो पेपर आराम से लिख सके, जैसे मानो टाइम उसको ज़्यादा दे दिया। कोई सेंसरी बैरियर है यानी देखने में दिक्कत है तो उसको ब्रेली तुमने दे दिया। फिर कोई कॉग्निटिव दिक्कत है उसको तुमने टाइम ज़्यादा दे दिया कि तुम लिखो कोई दिक्कत नहीं है। फिर समझने में किसी को दिक्कत है उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन लिखो, सिंपल लैंग्वेज में दे दो पेपर थोड़ा सा। वो मतलब अगर कब किसी को हार्ड लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा तो उसको ईजी लैंग्वेज में क्वेश्चन दे सकते हो, कॉग्निटिव जिसको दिक्कत है ना। एक्सेसिबल होना चाहिए सबके लिए, एक्सेसिबल यानी सबको वो चीज़ एक्सेस कर सके वो बच्चा जाके। और फ्लेक्सिबिलिटी यानी डिफरेंट मेथड होना चाहिए उसको एसेस करने के लिए, जैसे ओवरऑल हो गया, रिटिन हो गया, प्रोजेक्ट हो गया। और उसके बाद आ गया इक्विटी यानी फेयर होना चाहिए, जो बच्चा देख नहीं सकता उसके लिए ब्रेली ले लो, जो इसका डिसलेक्सिया है उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम दो। और इक्वालिटी यानी सबको समान कर दो, यानी कि सबके लिए क्वेश्चन पेपर ही समान कर दो, ठीक है। अब आता है वैलिडिटी नहीं, एवॉइड बायस ड्यू टू डिजेबिलिटी। कोई डिजेबल है इसका मतलब ऐसा नहीं उसके लिए बायस हो जाओ, मतलब वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिजेबल हो तो उसको एकदम पेपर में 100 आउट ऑफ 100 दे दिया, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, है ना। तो मतलब समझो एक मतलब चीज़ कि किसी बच्चे को दिक्कत है तो उसके लिए तुम फेयरनेस ले आ सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको डायरेक्ट 100 आउट ऑफ 100 दे के पास करवा दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। या फिर कोई फिजिकली हैंडीकैप है तो उसको डायरेक्ट एग्जाम में बिना पेपर दिए भी पास करवा दे रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कुछ भी लिखना मतलब उसको भी लिखना चाहिए, है ना। अपने कहते हैं ना काबिलियत के हिसाब से अगर पूरा ट्राई वो कर रहा है तो उसके बाद उसका इवैल्यूएशन पूरा एकदम अच्छे से करो। फिर उसके बाद जो उसका ग्रेड आना चाहिए ऑब्वियसली जो ग्रेड आते टाइम उसको भी फेयर होना चाहिए, इक्विटी उसमें भी मेंटेन होना चाहिए, उस बच्चे को भी पूरा प्रॉपर्ली उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जैसे बाकी बच्चों को मिल रहा है। कोई बच्चा देख नहीं सकता उसको ब्रेली में पेपर देगा, लेकिन देगा ज़रूर, है ना। पढ़ तो वो भी सकता है ना, ऑडियो के थ्रू पढ़ेगा। तुम मेथड में मतलब पढ़ाते टाइम कुछ मेथड वगैरह चेंज करके उसको पढ़ाओ। और वैलिडिटी यानी क्या है, ऐसे बायसनेस नहीं होना चाहिए कि किसी बच्चा अगर डिजेबल है इसका मतलब ऐसा है कि जाके पेपर में बैठ गया फिर भी उसका कुछ मतलब अटेम्प्ट भी नहीं किया, डायरेक्ट उसको तुम दे रहे हो कि हाँ इसका ग्रेड ग्रेड आ गया, A+ ग्रेड आ गया बस डिजेबिलिटी के बेसिस पर, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये समझाने की कोशिश कर रहा था। एसेस लर्निंग को देखो उस बच्चे का, ना कि उस बच्चे सिर्फ डिजेबिलिटी को मत देखो। डिजेबिलिटी के बेसिस पर तुमने इक्विटी दिया ना, ठीक है। तुमने अभी रिसेंटली देखा फ्लेक्सिबिलिटी किया, फिर उसके बाद अभी रिसेंटली देखा एक्सेसिबिलिटी का ध्यान रखा, लेकिन ऐसा नहीं कि डिजेबिलिटी के लिए तुम वैलिडिटी मतलब को चेंज करोगे कि किसी को बायसनेस प्रोवाइड करोगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन ये बहुत बार पूछा जाता है। मैंने जो बोला था अभी कि हाउ में अगर चेंज करोगे तो एकोमोडेशन, व्हाट में चेंज करोगे तो मॉडिफिकेशन। समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, समझा रहा हूँ। देखो एकोमोडेशन क्या होता है, किसी बच्चे को देखो ऐसा है कि हाँ देखो ब्रेली वाला पेपर देखो, कोई बच्चा मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही नहीं सकता क्योंकि वो विजुअली इम्पेयर्ड है, तो उसके लिए ब्रेली में पेपर प्रोवाइड किए, सेम क्वेश्चन को ब्रेली में प्रोवाइड किए, इसे बोला जाएगा एकोमोडेशन। फिर एक बच्चा है जिसको क्या है कि वीक स्टूडेंट है, डिसलेक्सिया का स्टूडेंट हो सकता है शायद, तो उसके लिए तुमने क्या किया, उसके लिए क्वेश्चन नंबर कम कर दे रहे हो। ऐसा नहीं कि उसको टाइम एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हो, टाइम एक्स्ट्रा दोगे तो ठीक है, अगर तुम उसके लिए क्वेश्चन नंबर कम कर दे रहे हो तो उसे बोला जाएगा मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन क्या है, तुमने व्हाट को चेंज किया। व्हाट क्या था यहाँ पर, क्वेश्चन पेपर, तुमने क्वेश्चन को ही चेंज कर दिया, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर दे रहे हो। उसको टाइम अगर ज़्यादा, टाइम भी तो ज़्यादा देख सकते हैं ना, तो एक ही एग्जाम्पल पूछा जाता है बार बार, अगर आएगा तो ही आएगा। किसी बच्चे को वीक स्टूडेंट हो या फिर किसी को डिसलेक्सिया हो तो उसके लिए तुम टाइम एक्स्ट्रा कर रहे हो, तो किस में आएगा, एकोमोडेशन में। टाइम एक्स्ट्रा नहीं करके तुम उसके लिए हार्ड क्वेश्चन छांट के मतलब साइड कर दे रहे हो, या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन ही कम कर दे रहे हो, उसे बोला जाएगा मॉडिफिकेशन, ठीक है। एकोमोडेशन ये है कि जो प्रोसेस है, प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम मतलब चेंजेस नहीं होगा, बस टाइम एक्सटेंड कर दोगे, है ना, उसमें कुछ ऐड कर दोगे। लेकिन जो मॉडिफिकेशन है वो मेन जो व्हाट है, व्हाट यानी क्या, पेपर, क्वेश्चन, एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन को ही तुम चेंज कर दे रहे हो, तो व्हाट को अगर चेंज करोगे तो होगा मॉडिफिकेशन, ठीक है। बस यही एग्जांपल याद रखो। कोई बच्चा है जिसको डिसलेक्सिया पेशेंट हो सकता है, या फिर कोई भी बच्चा है जिसको दिक्कत है, उसको तुम टाइम ज़्यादा दे रहे हो तो होगा एकोमोडेशन, और टाइम ज़्यादा देकर तुम क्या कर रहे हो, प्रोसेस को चेंजेस कर रहे हो। हाउ यानी क्या, प्रोसेस को चेंज कर रहे हो। व्हाट सेम है, व्हाट क्या था, व्हाट यानी क्वेश्चन पेपर, और यहाँ पर व्हाट अगर चेंज कर रहे हो और प्रोसेस में कोई चेंज नहीं कर रहे हो, टाइम उतना ही मिलेगा लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम कम कर दे रहे हो, उसे बोला जाएगा मॉडिफिकेशन। जनरली ये हाई लेवल की थोड़ी पढ़ाई हो गई, ये आता है सीटेट लेवल में चला जाता है, तुमको शायद ही पूछे, फिर भी मैंने करवा दिया। बस ऐसा है कि एक एग्जांपल के थ्रू तुमको समझाने की कोशिश किया, ठीक है। अब कुछ आता है, इसको याद करो। जैसे एक्ट वगैरह हो गया, उसको थोड़ा देख लेते हैं। हाँ ये देख लो, एक बार के लिए ये देख लो, RPWD एक्ट 2016, इसमें क्या किया गया था, मैंडेट रीजनेबल एकोमोडेशन इन ऑल एग्ज़ाम, 5% सीट रिजर्व इन द हायर एजुकेशन। RPWD एक्ट के हिसाब से जो
मतलब बच्चा जिसको दिक्कत है ना, डिजेबिलिटी जिस बच्चे में है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, 5% से रिजर्व होना चाहिए हायर एजुकेशन में। और मैंडेट रीजनेबल एकोमोडेशन इन ऑल एग्जाम, सभी एग्जाम में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। फिर NEP 2020 क्या बोलता है, होलिस्टिक कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, रिड्यूस हाई सेक एग्जाम, फोकस ऑन द फॉर्मेटिव पे भी फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंटरनल एग्जाम को कोई सीरियसली नहीं ले रहे, इसलिए जो फाइनल जो इवैल्यूएशन होता है ना, उसमें जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसका भी कैलकुलेशन आजकल हो रहा है। जैसे तुम इधर आओगे, अभी IIT में एडमिशन लोगे, उसके बाद तुम इंटरनल एग्जाम दोगे, तो उसको भी काउंट किया जाएगा फाइनल एग्जाम। जब तुम्हारा सेमिस्टर जो एंड होगा ना, तो सेमिस्टर में जो लास्ट के पेपर होंगे उसको भी काउंट किया जाएगा। तुम्हारे प्रैक्टिकल के जो पेपर होंगे उसको भी काउंट किया जाएगा। प्रैक्टिकल होंगे उसके बेसिस पर भी इवैल्यूएशन किया जाएगा। प्रैक्टिकल, इंटरनल, सेम का जो पेपर, सब कुछ काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये NEP के हिसाब से, यानी कि थ्रू आउट द ईयर होगा। उसके बाद होलिस्टिक होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाला पेपर होना चाहिए, असेसमेंट होना चाहिए। फिर RT एक्ट 2009 ने क्या किया था, नो डिटेंशन पॉलिसी क्लास 8 तक किसी को भी तुम फेल नहीं करोगे। ठीक है। CC क्या था, कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एजुकेशन। ये बहुत बार पूछा जाता है, CC किसका था, CC था RT एक्ट का था। यही तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, CC किसका था, RT एक्ट 2009 का था। क्वेश्चन अगर आएगा तो देखो इधर पूछा जाएगा, NEP 2020 में पूछा जाएगा होलिस्टिक वाला, या फिर फॉर्मेटिव के ऊपर जो अभी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जैसे इंटरनल एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम वगैरह, उसको भी देना चाहिए। सिर्फ फाइनल एग्जाम को नहीं, उनको भी एम्फसाइज करना चाहिए। ठीक है। और RPWD एक्ट क्या था कि 5% रिजर्वेशन, ये डायरेक्ट पूछेगा। NEP 2020 में फॉर्मेटिव और एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड। फिर उसके बाद RT में क्या पूछा जाएगा, RT में पूछेगा CC, यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूअस यानी थ्रू आउट द ईयर होना चाहिए इवैल्यूएशन। कॉम्प्रहेंसिव यानी क्या, कॉम्प्रहेंसिव यानी कि सिर्फ स्कॉलस्टिक, यानी कि जो एकेडमिक चीज़ें मत देखो, उसमें नॉन एकेडमिक चीज़ें में ऐड करो। बिहेवियर कैसा है बच्चे का, ये भी तो चेक करो ना। इस बेसिस पर तो आता है तुम्हारा। तुम जब अभी एडमिशन लोगे तो उसमें तुमको एक सर्टिफिकेट तो मिलता ही है, उसके साथ तुमको क्या मिलता है, कंडक्ट सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो उसका भी तो इंपॉर्टेंस है ना, कि बच्चे का जो बिहेवियर था वो कैसा था, बच्चे का कैरेक्टर कैसा था, कंडक्ट या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसा था। ठीक है ना। तो हर टाइप का स्कॉलस्टिक और जो को स्कॉलस्टिक है, सबका कैलकुलेशन अगर करोगे तो कॉम्प्रहेंसिव में सब कुछ देखा जाएगा, एकेडमिक भी और नॉन एकेडमिक भी। और CC यानी क्या है, मतलब पहला C क्या है, कॉन्टिन्यूअस। साल भर एग्जाम करो। बच्चे को एग्जाम देने में बहुत ज़्यादा ऐसा डर लगता है, तो उसका डर को ही खत्म कर दो। इतना एग्जाम करवाओ कि बच्चे का डर खत्म हो जाए, कॉन्टिन्यूअस एग्जाम करो। ऐसे बहुत बार बोलते हैं कि इतना एग्जाम डर, इतना मतलब बार बार डर को ऐसा फेस करेगा बच्चा तो उसका डर ही खत्म हो जाएगा। और क्लास 8 तक कोई डिटेंशन नहीं होना चाहिए। तुम्हें असेसमेंट करना है करो, लेकिन बच्चे को फेल मत करवाओ, ये बोला जाता है RT एक्ट 2009 के तहत। NCF AC 2023 उसके तहत क्या बोला गया है, असेसमेंट रिफॉर्म शिफ्ट फ्रॉम रोट टू एप्लीकेशन। रोट सिर्फ जाके रट्टा मार के लिखने, जैसे असेसमेंट होगा ना, उसमें सिर्फ रट्टा मार के लिखने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसमें सोचने का भी सिस्टम होना चाहिए। फिर सेमिस्टर सिस्टम को सेकेंडरी लेवल पे लागू करो। जो सेकेंडरी लेवल है ना, जैसे क्लास 11 12, वहाँ पर भी सेमिस्टर पेपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉलेज में जाकर बच्चा सेमिस्टर एग्जाम दे रहा है। ये बहुत मतलब ध्यान रखो कि सेमिस्टर वाले सिस्टम को ये लोग बोल रहे हैं सेकेंडरी लेवल पे लाओ, हायर एजुकेशन सिर्फ नहीं, सेकेंडरी लेवल पर भी ले आओ। असेसमेंट रिफॉर्म यानी क्या है, शिफ्ट फ्रॉम रोट एप्लीकेशन। रोट सिर्फ नहीं, रट्टा मार के नहीं। सेमिस्टर एग्जाम में भी तुम ऑब्जेक्टिव टाइप के भी सवाल रखो, सिर्फ सब्जेक्टिव नहीं। रट्टा मार के कोई जा रहा है और लिख दे रहा है। सोचने में, क्रिटिकल थिंकिंग करने में मजबूर होना चाहिए बच्चा, और तभी तो उसका विकास होगा ना पूरा। फिर NCF TE 2009 वो क्या बोलता था, टीचर मस्ट यूज मल्टीपल असेसमेंट टूल, रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द सिंगल टेस्ट। ऐसा नहीं है सिर्फ फाइनल पेपर, जो पहले बोला जाता था ना कि लास्ट का जो एग्जाम होगा, जैसे बोलते हैं कि 1 साल का लास्ट में फाइनल एग्जाम, उसी के तहत ही सब कुछ डिसाइड होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत सारे पेपर होना चाहिए। बीच में प्रैक्टिकल करवा दिया, असेसमेंट करवा दिए, कोई स्टडी टूर पर लेकर जाकर उसके ऊपर कोई असाइनमेंट दे दिए, ऐसा भी करना चाहिए। तो इसे बोला जाता था क्या, मल्टीपल असेसमेंट टूल, जिसे वो NCF TE 2009 के तहत। और NCF AC 2023 क्या बोलता था, सेमिस्टर सिस्टम इन सेकेंडरी लेवल। और उसमें और भी क्या चीज़ आता था कि जो असेसमेंट का सिस्टम है ना, उसको रिफॉर्म आना चाहिए रोट लर्निंग से एप्लीकेशन के ऊपर। रोट लर्निंग नहीं होना चाहिए, जो एप्लीकेशन बेस होना चाहिए। RT एक्ट 2009 ने क्या बोला कि किसी को फेल मत करो, डिटेंशन मत करो, और जो असेसमेंट होना चाहिए वो CC ही होना चाहिए, कॉम्प्रहेंसिव और कंटिन्यूअस होना चाहिए। कॉम्प्रहेंसिव यानी क्या, एकेडमिक प्लस नॉन एकेडमिक, और कंटिन्यूअस यानी साल भर करो, डर खत्म कर दो। फिर NEP 2020 क्या बोलता है, ये बोलता है कि फोकस ऑन फॉर्मेटिव
यानी कि जो इंटरनल एग्जाम हो रहा है उसके ऊपर भी फोकस करो। फिर उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाला असेसमेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी बेस्ड में इसके बाद जो बच्चा जब निकलेगा ना कोर्स करके, तो उसके बाद जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम देगा वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। जैसे तुम अगर देखोगे तुम्हारे जो पेपर है ना, जो इवोल्यूशन वाला पेपर, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन फर्स्ट सेम में होगा वहाँ पर, फिर अंडरस्टैंडिंग इंडिया इथोस, अंडरस्टैंडिंग इंडिया इथोस का तुम देखोगे नेट के पेपर के साथ मैच करता है उसका सिलेबस बहुत हद तक। तो कॉम्पिटेंसी एग्जाम के लिए तुमको प्रिपेयर कर रहे हैं ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो इसे बोला जाता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट। फिर RPWD एक्ट जो था, जो कि 2016 में आया था, ये वाला याद रखो कौन से ईयर में आया था, 2016 में। उसने क्या किया कि 5% से रिजर्व होना चाहिए ऑल एग्ज़ाम्स और हायर एजुकेशन में। ऑल एग्ज़ाम्स का एग्ज़ाम्स में तो पता नहीं, लेकिन हाँ हायर एजुकेशन में 5% रिजर्व होना चाहिए। और इसका बारे में कुछ जिक्र नहीं कि 5% ही होना चाहिए, लेकिन हाँ एकोमोडेशन मिलेगा ज़रूर। तो यही था टोटल चीज़। बस ये CC क्या है थोड़ा समझा देता हूँ। इसके नीचे नहीं पढ़ना, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वगैरह नहीं पढ़ना, CC तक ही पढ़ना। और इस PDF के ऊपर ज़्यादा मतलब डिपेंडेंट मत होना। जो ये वाला जो चीज़ लिखा गया है ना, बस हैंड रिटन जो है उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहना है ना। यहाँ से बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेने एक बार। CC क्या है, कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। तो RT एक्ट 2009 के तहत ही आया था, मैंने बता दिया था ये इधर। इसमें कॉन्टीन्यूअस क्या है, साल भर एग्जाम करो, बच्चे का डर ही खत्म कर दो, पूरा एग्जाम करो। कॉम्प्रहेंसिव क्या था कि स्कॉलस्टिक यानी एकेडमिक चीज़ें, जैसे कोर सब्जेक्ट तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है मेजर सब्जेक्ट। यहाँ पर तुम जब आओगे ना ITEP में, तुमको पहले क्या पढ़ाया जाएगा पता है? पहले तुमको पढ़ाया जाएगा, मतलब ये भी पढ़ाया जाता है, साल भर ही पढ़ाया जाता है वैसे, 7-8 सब्जेक्ट रहते हैं। तुमको तुम्हारा डोमेन सब्जेक्ट जो तुम बोलते हो ना कि फिजिक्स मुझे पसंद है, तो फिजिक्स में रहेगा DC1 DC2, वो कोर पेपर बोला जाएगा, जो कि बोला जाता है स्कॉलस्टिक, उसका भी होना चाहिए। और को स्कॉलस्टिक में क्या आएगा, स्पोर्ट्स हो गया, आर्ट यानी जो अभी तुम आओगे ना, तुमको एक पेपर देना पड़ेगा आर्ट और पपेट्री वगैरह का, उसका भी एग्ज़ाम होता है पता है, आर्ट का एग्ज़ाम होता है। तो ये होता है को स्कॉलस्टिक, इसका भी एग्ज़ाम करेंगे वो लोग। फिर अंडरस्टैंडिंग इंडिया इथोस, यानी कि जो वैल्यूज़ वगैरह तुम सीखोगे वहाँ से, तो वो सबका पेपर होता है। यानी कि एकेडमिक और नॉन एकेडमिक चीज़ों का भी पेपर होता है। ऐसा नहीं कि तुम कोर सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हो, उसके साइड बाई साइड तुमको अंडरस्टैंडिंग इंडिया इथोस, आर्ट है ना, आर्ट को कैसे इंटीग्रेट करोगे तुम, जो तुम्हारा एजुकेशन है, तुम टीचिंग है, उसमें कैसे उसको इंटीग्रेट करोगे, ये सब सिखाया जाएगा। यानी कि स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक, ऐसा नहीं कि नॉन स्कॉलस्टिक। को यानी स्कॉलस्टिक में ही हेल्प करेगा, लेकिन डिफरेंट वे में हेल्प करेगा थोड़ा सा, है ना। ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट कोर पेपर है, कोर पेपर में मदद करेगा, कोर पेपर को पढ़ाने में मदद करेगा। जैसे तुम्हारे केस में बच्चों को पढ़ाने में मदद करेगा, तो आर्ट के थ्रू जाकर अगर पढ़ाओगे तो बच्चा आसानी से समझ पाएगा ना। तो उसके लिए तुमको आर्ट की चीज़ें थोड़ी बहुत आनी चाहिए, तो वो भी सिखाया जाता है, कैसे आर्ट को इंटीग्रेट कर सकते हो तुम्हारे टीचिंग लर्निंग मेथड में। सिंपली बताऊं तो कॉम्प्रहेंसिव क्या है, सिर्फ तुम जो फिजिक्स केमिस्ट्री करते रहते हो यही नहीं, उसके साइड बाई साइड भी बहुत सारे सब्जेक्ट तुमको सिखाया जाएगा, जो कि तुमको इस फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ाने में, बाकी जब तुम आगे जाओगे बच्चों को तो पढ़ाने में तुमको थोड़ा सा आसानी होगी, है ना। डायग्राम के थ्रू समझाओगे, ऑब्वियसली बात है बच्चा आसानी से समझ जाएगा। सिर्फ टेक्स्ट के थ्रू समझाओगे तो समझ नहीं पाएगा, है ना। तो ये कॉम्प्रहेंसिव चीज़ आ गया। तुमको क्या क्या सिखाया जाएगा, कोर सब्जेक्ट प्लस उसके अलावा जो आर्ट हो गया, लाइफ स्किल हो गया, कैसे क्या करना है, स्पोर्ट्स हो गया, ये सब सिखाया जाएगा। और उसका भी असेसमेंट होगा, सिखाया जाएगा, प्लस उसका टेस्ट भी होगा। फिर उसके बाद कंटिन्यूस यानी क्या, साल भर एग्ज़ाम करवा दो। अब कुछ साल भर क्यों करेंगे, ताकि उनका जो डर खत्म हो जाए। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, असेसमेंट कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द कोर्स टू सर्टिफाई स्टूडेंट अचीवमेंट इज कॉल्ड, लास्ट में होगा, यानी कौन सा होगा, फॉर्मेटिव नहीं होगा, डायग्नोस्टिक नहीं होगा, इफ्सेटिव नहीं होगा। इफ्सेटिव यानी बच्चे का यू वर्सेस योर पास्ट परफॉर्मेंस। डायग्नोस्टिक यानी बच्चे का वीक एरिया चेक करो, फिर उसके हिसाब से असेसमेंट का तरीका रखो, ठीक है। कौन से पेपर को अच्छे कौन सा पढ़ाना है ना, मॉडिफाई करो अपना प्लान डायग्नोस्टिक असेसमेंट करवा के। फिर समेटिव यानी लास्ट में, फॉर्मेटिव यानी ड्यूरिंग द पूरा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलेगा, साल भर जो पढ़ाते हैं ना उसमें। फिर आया व्हेन अ टीचर यूजेस एग्जिट टिकट एंड ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द क्लास टू एडजस्ट द नेक्स्ट डेज लेसन, दिस इज कॉल्ड। तो जैसे सर क्या कर रहे हैं कि अपना जो यूज कर रहे हैं एग्जिट टिकट, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द क्लास, पूरा जो एडजस्ट है उसको एडजस्ट कर रहे हैं, तो किस में आएगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, या फिर एज लर्निंग, या समेटिव लर्निंग। देखो तुम इतना मत देखो, तुम ये सब समझ नहीं पा रहे हो, मुझे भी नहीं जा रहा, लेकिन ये है कि वो क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें ड्यूरिंग क्लास कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग क्लास कोई भी चीज़ होगा, क्लास के बाद होगा, लास्ट में होगा, जहाँ पर इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता तो उसे बोला जाएगा ऑफ लर्निंग। लेकिन ड्यूरिंग क्लास देखोगे उसका मतलब तुमको तुम्हारे दिमाग में फॉर जाना चाहिए। मैं तुमको अभी भी बोल रहा हूँ ड्यूरिंग क्लास यानी फॉर, असेसमेंट फॉर लर्निंग ड्यूरिंग क्लास। सेशन खत्म हो गया, टर्म खत्म हो गया, एट द एंड हुआ तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। यही सब क्वेश्चन आएगा। फिर अलाउइंग ए स्टूडेंट विथ विजुअल इम्पेयरमेंट टू टेक द एग्जाम ओरली इंस्टेड ऑफ द राइटिंग इट,
तो किसी विजुअल इम्पेयरमेंट स्टूडेंट है उसको तुम क्या कर रहे हो कि लिखना वगैरह नहीं है, तुम ओरली भी आंसर कर सकते हो। इसे क्या बोला जाएगा? एकोमोडेशन इन असेसमेंट। एकोमोडेशन इन असेसमेंट बोला था ना, एकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन। एकोमोडेशन क्या बोला जाता है कि क्वेश्चन सेम होना चाहिए लेकिन उसका मतलब प्रोसेस में चेंज करो। व्हाट यानी कि जो क्वेश्चन वो सेम होना चाहिए, हाउ चेंज करो। हाउ यानी अगर वो रिटन नहीं दे पा रहा है तो उसको ओरली करो, है ना। फिर आ गया ए स्टूडेंट मेंटेन ए लर्निंग जर्नल एंड इवेलुएट देयर ओन प्रोग्रेस इट रिप्रेजेंट। अगर खुद का असेसमेंट खुद कर रहा है बच्चा तो उसे क्या बोला जाएगा? मैंने बोला था पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट या फिर रिफ्लेक्शन। ये आएगा असेसमेंट एज लर्निंग में, ठीक है। 3 पॉइंट याद करो असेसमेंट एज लर्निंग का। सेल्फ असेसमेंट खुद मॉक टेस्ट दे रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो। पीयर असेसमेंट बच्चे तुम क्विज दे दिए, आपस में बोलो कॉपी एक्सचेंज कर रहे हो, फिर चेक कर रहे हो पेपर। फिर सीसी के बारे में बताओ। सीसी आरटी एक्ट के तहत आता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसका जो फुल फॉर्म भी याद रखो। व्हिच लेवल ऑफ द ब्लूम स्ट्रक्चर, ये छोड़ो, ये नहीं आएगा, बहुत हाई लेवल का ये हो गया ना। तो इतना ही था और ज़्यादा क्वेश्चन नेक्स्ट एक वीडियो आएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, इसका फिक्र तुम मत करो। अब आराम से इसको रिवाइज कर लेना और नोट्स के थ्रू एक बार रिवाइज करना। मेरे जो हैंड रिटन नोट्स है उसको ध्यान से याद करो। और बाकी जो मैं जब तुमको एक्सप्लेन कर रहा था ना ये वाला वीडियो, तो मैंने जितना चीज़ मदद लिया इस वाले जो PDF से, जो मतलब ये जो डिजिटल वाला जो नोट्स है उतने को ही याद करना, ठीक है। बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, फिर मैं MCQ वाला ले आऊँगा तुम्हारे सामने, वहाँ से तुम प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है।